इसलिए हमें भटकना नहीं चाहिए और अपने बड़े सम्मान के साथ, करवत निवेदन के साथ सदन को अपनी वाणी की ऊर्जा और ज्ञान कौशल से गति प्रदान करने के लिए पूज्य गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित धर्म गुरु की उपाधि से अलंकृत डॉक्टर एच.एस. रावत जी को आपकी तालियों के मध्य आमंत्रित करने जा रहा हूं कि वे आए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पुनः एक बार जोरदार तालियां। ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरः सभ्यो अति महारथी जायताम दोगरी धेनु घोड़ा नडवान वासु सप्ति पुरंदरी योसा विष्णु जसिष्ठः सभयो युवायस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जने वस्तु फलवत्तु न औषधः योगक्षेमो कल्पताम। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वेदाय नमः। आज के धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर चारवी ठाकुर जी व सूर्य मोहन जी, उनके सहयोगी कमल किशोर साहू जैन जी और साथ में मंजू शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उनके काफी सम्मेलनों में मैं जाता रहा हूं और बहुत ही ज्ञानवर्धक सम्मेलन होते रहे हैं। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य अक्षय शर्मा जी, यूट्यूब के स्टार मानविंदर जी, और अभी अभी आपने सुना महामंडलेश्वर ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज को गौ रक्षक हैं, कई बार हमारे साथ टीवी डिबेट में भी बैठे हैं। उनका भी वही उद्देश्य रहता है जो मेरा उद्देश्य होता है। और मंच पर सम्मानित सभी ज्योतिषाचार्य बंधुओं और मेरे सामने उपस्थित नरवाना में बहुत ही शानदार ज्योतिष करने वाले विनोद कौशिक जी, जो कि नॉर्थ इंडिया का बहुत शानदार सम्मेलन रहा। ज्योतिष प्रांगण के डायरेक्टर मेरे सामने डॉक्टर दिलराज भाटिया जी बैठे हुए हैं और यहाँ सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधुओं। सबसे पहले तो ज्योतिष और ज्योतिषी, ज्योतिषी प्रभु की विद्या है, ज्योतिष प्लस ईश, और ज्योतिषी उस विद्या को जानता है। ब्रह्म विद्या को जानने वाले ज्योतिषी के आचरण अपने होने चाहिए। इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए पूरे इर्द गिर्द के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। मुझे भी बहुत कॉल किए गए कि नहीं जाना है इस प्रोग्राम में, बेकार प्रोग्राम है, 20 आदमी आएंगे। अभी मेरा YouTube चैनल देख लेना, 150 आदमी बैठे हुए यहाँ पर। अभी 150 आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, मैंने गिना है। कुछ बाहर भी घूम रहे होंगे। ज्योतिषियों में एक वायरस लग गया है और उस वायरस को फॉर्मेट करना बड़ा जरूरी होता है। दुख होता है मुझे, हम और ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज तो टीवी पे लड़ते हैं और हम जीवन और मौत के साए में रहते हैं हर वक्त। बह नहीं है, बैग इस बात का है भगवान ने जो विद्या दी है, जीने का तरीका भी वही देगा। किसी ने बोला यहां पर प्रोग्राम करके दिखाना, प्रोग्राम तो हो रहा है, प्रोग्राम तो हो रहा है, और जिसने चैलेंज किया वो आ जाए यहां पर, इसे प्रोग्राम को रोक के दिखा दे कोई। और ये प्रोग्राम तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में होते रहेंगे। सनातन धर्म का, ज्योतिष का डंका कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मित्रों,
इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। हम सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं और सनातन धर्म वाले ही हमारी टांग खींचते हैं। ये गलत नहीं होना चाहिए। आप विद्वान हैं, सभी विद्वान हैं, अपना अपनी लाइन को आगे करो। आपको अगर मेरे से कंपटीशन है तो मेरे से ज्यादा पढ़ो, मेरे से ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी रखो, अक्षय शर्मा से बड़ी लाइब्रेरी रखो, पढ़ो, अध्ययन करो और बोलो, तो फिर तुम पूजनीय बनोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 के प्रोग्राम में या सूर्य मोहन मेरे बगल में यहाँ खड़े इनके प्रोग्राम में इनकी हालत खराब कर दी थी, इनको डरा डरा करके। अंत में ये 2 महीने में इतने परेशान हो गए, इन्होंने मेरे को कहा गुरुदेव मैं तो प्रोग्राम पोस्टपोन कर रहा हूं। लोगों ने मुझे बड़ा धमकियां दी हैं। मैं कहा चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं ना, बस देख लेंगे, कोई रोकेगा उसको भी देख लेंगे। तुम अड़े रहो, तुम ज्ञान पर हो, तुम कोई मुजरा नहीं करा रहे। ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर। इनको मैंने हिम्मत दी, मैं कहा तुम अड़े रहो। अरे 20 आएंगे कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं 20 आएंगे तो 20 ही सही, हम 20 में बोलेंगे, वो 20 40 में बोलेंगे, 40 80 में बोलेंगे, जैसे फेसबुक का नेटवर्क होता है ना। इसलिए सूर्यमोहन जी आपकी हिम्मत को बधाई देता हूं मैं, और 4 भी तो है ही हिम्मत वाली। 4 भी तो रानी झांसी की तरह है। मित्रों, ज्योतिष विद्या ईश्वर की देन है। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचना शुरू करोगे, किसी की रेखा मिटाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे अंतर्मन के अंदर, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे चित्त में पहले नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी। अगर तुम किसी का बुरा सोचते हो तो पहले आपके चित्त के अंदर नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी, और वो फिर ब्रेन को आएगी, फिर वो वाणी पे आएगी, फिर बाहर निकलेगी। इसका मतलब पहले तुम गंदे हुए, उसके बाद तुमने कोशिश करी किसी और को गंदा करना। यही हाल डॉक्टर चंद्रशेखर जी के साथ किया था। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, ज्योतिष को कमाने का अपना साधन रखो, हमारा अधिकार है। अगर हम शिक्षा देते हैं, हम ज्ञान देते हैं, तो हमें दक्षिणा लेने का अधिकार है। लोग बोलते हैं पैसा लेते हो, द्रोणाचार्य पैसा नहीं लेते थे क्या? ऋषि वशिष्ठ नहीं लेते थे क्या? लेकिन फर्क इतना है कि उस समय पैसा नहीं चलता था। उस समय गाय, हाथी, घोड़े, दान, धर्म, ये सब असरफियां चलती थी। भाई पांडवों का, कौरवों का रहने का खर्चा अगर उठाया द्रोणाचार्य जी ने, तो कैसे उठाया? वो कहीं ना कहीं उनको आमदनी आई होगी ना, तभी तो उनके गुरुकुल चलते थे। लेकिन मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपसी भाईचारे को बढ़ाओ। ज्योतिष का एक संगठन होना चाहिए, ज्योतिषियों का एक संगठन होना चाहिए। अगर किसी भी ज्योतिषी पर कोई भी आरोप लगाता है तो वो संगठन उस ज्योतिषी के साथ खड़ा रहे और उसको कुछ भी ना होने। अभी ज्योतिषियों को क्या समझते हैं? आपने पैसा लिया, 21,000 रुपये पूजा का, काम नहीं हुआ तो FIR करा दी। आपने उसको गालियां दी ज्योतिषी को, उसको ये समझ लिया तो ज्योतिषी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर अगर 5 लाख रुपए लेकर के और पेशेंट मर जाए, ऑपरेशन करते करते कोई पैसा मांगता है उससे? नहीं मांगता ना। बड़े से बड़ा वकील कपिल सिब्बल जैसा अगर हार जाए और जमानत ना करवा पाए तो फिर उससे कोई पैसा लेता ही? केजरीवाल ने कोई वापस ले लिया मनु सिंह से पैसा? मनीष सिसोदिया ने ले लिया क्या? लिए तो करोड़ों रुपए ने, नहीं लिया ना। मैं ये चाहता हूं कि अगर मान लो किसी का काम नहीं हुआ, और नहीं भी हो सकता, ग्रहों की गति अगर उसकी कुंडली में असाध रोग बना हुआ है तो काम नहीं होगा।
अगर ऊपर से इतने ग्रहों की जबरदस्त किरणें आ रही हैं और भयंकर तरीके से उसके बुरे ग्रह चल रहे हैं, नीच का चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, वो आदमी बहुत ज्यादा भयंकर डिप्रेशन में। आप जितना मर्जी उसके ऊपर मंत्रों का जाप कर लो, जब तक उसको अंदर से आप सप्लीमेंट नहीं दोगे। ज्योतिष में उपायों के साथ 6 उपाय लिंक हैं। टोने टोट के उपाय तो हैं ही, इसके साथ आयुर्वेद बहुत बड़ा लिंक है। इसके साथ में आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों का चोरी दामन का साथ है। आपको ज्योतिष बताएगा कि आपको 6 महीने बाद हार्ट अटैक आएगा, तो आयुर्वेद का आदमी आपको, आयुर्वेद का डॉक्टर बताएगा 6 महीने बाद, उससे पहले आपने ये दवाई लेनी है। होम्योपैथी का डॉक्टर बताएगा कि ये दवाई लेना शुरू कर दो, आपको ये तकलीफ आने वाली है, कैंसर आने वाला है, डायबिटीज आने वाली है, वो पहले से बताना शुरू कर देगा। कलर थेरेपी, कलर का सिद्धांत शुरू से है। अभी हमारे बहुत बड़े संत हैं, यहां पर काला पट्टा डाल के रखते हैं, सलीका। और मैंने कई बार डिबेटों में कहा कि महाराज जी ये काला कपड़ा मत पहना करो, क्या पता शनि कभी भी राजा परीक्षित की तरह आपके सिर पे बैठ सकता है। और उनके ऊपर बैठ गया, सिर के ऊपर, और मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हमने भी ठान लिया था जब तक बापू माफी नहीं मांगते, जब तक हमने पीछा नहीं छोड़ना, और फिर उन्होंने माफी मांगी। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, ज्योतिष की रक्षा के लिए हैं, ज्योतिष की टांग खींचने के लिए नहीं है। दिलबाग राग भाटिया अगर आगे बढ़ रहे हैं, बड़े, उनके स्टार हैं, कौन रोकेगा? जब आप जानते हो किसी के स्टारों को, तो आप कैसे किसी के स्टार को काट सकते हो? भाई आप तो ज्योतिषी हैं, और ज्योतिषी तो जानता है। इसलिए मित्रों, आपस में ना, मेरी दिली इच्छा है ज्योतिषियों का एक संगठन बने। कोई भी ज्योतिषी अगर किसी ज्योतिषी के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करने की कोशिश करता है, बुराई करता है, उस सम्मेलन को खराब करने की कोशिश करता है, सम्मेलन किसी का भी हो, सक्सेस होने चाहिए, किसी का भी हो। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कैंसर के ऊपर। अभी देवास के अंदर एक बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन हुआ था। उस ज्योतिष सम्मेलन के अंदर वो मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी। वहां पर टॉपिक रखा था बीमारियां क्यों होती हैं, एक वास्तु के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं और ज्योतिष के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। पहले मैं वास्तु के ऊपर बताऊंगा। गोविंद जरा पानी दे दो। वास्तु के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं, साइंटिफिक इसको समझ ले और फिर आप सब उसको ठीक कर सकते हैं। हमारा ये शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व का ये शरीर है। ऐसे 5 तत्व के शरीर के अंदर अगर ये 5 तत्व का शरीर, इसमें कोई भी एक तत्व खराब अगर होगा, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर वही तत्व खराब होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में मान लो जल तत्व खराब हो गया तो जलीय रोग होने शुरू हो जाएंगे। वायु तत्व अगर खराब हो गया तो वायु तत्व खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका वात विकार हो गया तो वात विकार आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के अंदर भी अगर इनमें से कोई भी एक तत्व अगर खराब हो गया, कोई भी एक तत्व अगर खराब होगा तो उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर बनेगा, क्योंकि 5 तत्व से आपका शरीर बनता है। भैया फालतू के आदमी जो जा रहे हैं वो जाए, नहीं तो बैठ जाएं, प्रोग्राम को खराब मत करें। लोगों को मैनर नहीं है जरा सा भी। एक अगर कोई जा रहा है तो पीछे उसके चल देंगे सारे के सारे, सुनना नहीं चाहते।
आपके अगर घर के अंदर इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व खराब हो गया, आपका अग्नि तत्व खराब हो गया, आपका जल तत्व खराब हो गया, आपका वायु तत्व खराब हो गया, ईशान कोण खराब हो गया, नैऋत्य कोण खराब हो गया, तो हमारे शरीर के अंदर वही बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। ये वास्तु के हिसाब से होता है। आपके शरीर को प्रॉपर एनर्जी चाहिए, अग्नि तत्व चाहिए। शरीर में अग्नि है, अग्नि शरीर को पचाती है, शरीर के अंदर खाने को पचाती है। अग्नि हमें एक्सपेंशन देती है, अग्नि हमें मेमोरी भी लेके आती है, क्योंकि इसमें वेव्स थेरेपी होती है, साउंड थेरेपी होती है और इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स होती है। अगर आपका अग्नि तत्व डैमेज हो गया तो आपका शरीर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जैसे कभी वास्तु के बारे में बताया था कि अग्नि कोण खराब हो जाएगा या साउथ खराब हो जाएगा। अगर आपके शरीर में ज्यादा अग्नि तत्व आएगा घर के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर ज्यादा अग्नि तत्व आएगा, ज्यादा अग्नि तत्व आएगा, साउथ का खुला हुआ मकान होगा या साउथ ईस्ट खुला हुआ ज्यादा होगा तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा ही आएगा, एक्सीडेंट और दुर्घटना होगी। इसका मतलब ये रहा कि अगर आपके घर के अंदर ये स्थिति है तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कोई भी एलिमेंट अगर आपका खराब है, बहुत सारे लोग वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप टॉयलेट रिकमेंड कर देते हैं कि टॉयलेट बना लो नॉर्थ वेस्ट में। मुझे समझ नहीं आता क्यों नॉर्थ वेस्ट में रिकमेंड कर देते हैं, कोई साउथ ईस्ट में रिकमेंड कर देता है, बड़े बड़े वास्तुकार रिकमेंड कर देते हैं। साउथ इंडिया के लोगों को बड़ा वास्तुकार माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा की डायरेक्शन है, चंद्रमा मन की शांति देता है और मन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। उधर हम घर में जो अनमैरिड लड़की होती है उसको भी वहां पर जगह देते हैं सोने की। अगर वहां पर टॉयलेट होगी जिधर से आपको चंद्रमा आपके मन को मजबूत करता है, वहां पर अगर आपने टॉयलेट रख दी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका वास्तुदेव जो होता है उधर सिर होता है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सिर होता है, साउथ वेस्ट में उत्सर्जन अंग होते हैं, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है। तो आप नॉर्थ वेस्ट से लैट्रिन थोड़ी करोगे, साउथ ईस्ट से लैट्रिन थोड़ी करोगे, लैट्रिन करने की जगह तो साउथ वेस्ट है। लेकिन कई लोग क्या बोलेंगे ये पितरों का स्थान है, ये तो राहु देवता का पता है। भाई या तो आप वास्तु के सोने के स्थान को मान लो और या पितरों को मान लो। साइंस क्या कहती है उसको समझने की जरूरत है। साइंस ये कहती है कि नॉर्थ ईस्ट हाई एनर्जेटिक एरिया होता है और साउथ वेस्ट सबसे लो एनर्जी का एरिया होता है, सबसे टेंशन वाला एरिया होता है। जब सूर्य ढल रहा होता है उस समय शरीर के अंदर निर्जीवता आनी शुरू हो जाती है, उस समय मच्छर पैदा शुरू हो जाते हैं और उस समय आपको ह्यूमिडिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। बड़ा लंबा विषय, बातें नहीं, लंबा विषय है। अब मैं आता हूं, कैंसर के 6 भाव रह गए थे। कैंसर चंद्र शनि के योग की बात हुई थी, चंद्र शनि के पितृदोष की बात हुई थी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा। मान लो सिंह लगन है, सिंह लगन में इफ शनि इज ऑक्युपाइड बाय राहु, यानी सिंह लगन हो और शनि कहीं पर भी बैठा हो और राहु के द्वारा अधिष्ठित हो और शनि और चंद्रमा एक साथ हो, 12 भाव का स्वामी चंद्रमा, रोगे शनि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ब्लड का कारक होता है चंद्रमा, ब्लड का कारक, और उस ब्लड में पॉइजन घोलने वाला, नर्वस सिस्टम को कोलैप्स करने वाला, कार्सिनोसन को डिस्टर्ब करने वाला, आपके नर्वस सिस्टम को अपसेट करने वाला, उसकी दिशा चेंज करने वाला होता है शनि। अगर ये दोनों एक साथ बैठ गए, तो मैंने 5-6 भावों तक की जानकारी दे दी थी। अगर पंचम भाव में 6ठे भाव में बैठा है, अब मैं 7वें भाव पे आता हूँ। अगर आपको 6 भाव देखने तो YouTube चैनल को आप देख सकते हैं मेरे को। 7वां भाव होता है हमारे उत्सर्जन अंगों का, गुप्त अंगों का। यहां पर आपको कैंसर होने का योग बनेगा अगर यहां ये दोनों प्लैनेट बैठे हैं। कोई सुप्रभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अगर अष्टम भाव में बैठे तो आपकी गुदा के अंदर कैंसर होने का योग बनेगा। कितने लोगों को गुदा का कैंसर होता है? अगर नवम भाव पे बैठा हुआ है ये योग, और नवम भाव का स्वामी और 9 नंबर की राशि अगर पीड़ित है, तो आपके हिप्स जॉइंट के ऊपर यहां पर हड्डियों के अंदर कैंसर बनने का योग बनेगा। 10वां भाव काल पुरुष के हिसाब से आपकी जांघों का है, थाइस का है। आपकी हड्डियों में सूखापन आ जाना, हड्डियां सूख जाना, जांघें खत्म हो जाना,
और फिर बाद में पता चलता है कि हड्डियों में यहाँ पर कैंसर है। आपकी पिंडलियों में कैंसर होना और साथ में 12वें भाव में अगर बैठा है तो आपके पैरों के अंदर कहीं ना कहीं गैंग्रीन के साथ साथ कैंसर के योग बनते हैं। इसका मैं आपको उपाय बताया था, आज दोबारा से फिर बता देता हूँ। साइंस और नेचर ये कहती है कि अगर कोई ग्रह आपको अटैक कर रहा है तो उस ग्रह को रोको। ये मुझे तंग कर रही है, ये लाइटें मुझे तंग कर रही हैं, लाइटों को रोको। और मुझे ये हवा की जरूरत है और ये हवा मेरे पास आनी चाहिए जिससे मुझे पसीना ना आए। साइंस ये कहती है यहाँ पर शनि का जितना दान कर सकते हैं, शनि की जितनी चीजों का मंत्रों का जाप कर सकते हैं उतना आप करिए। और आपका ब्लड का जो कारक चंद्रमा है उस चंद्रमा को मजबूत करिए। जितना चंद्रमा मजबूत होगा उतनी आपकी व्हाइट सेल्स मजबूत होंगी, क्योंकि चंद्रमा शरीर के अंदर ब्लड के अंदर व्हाइट सेल्स का कारक होता है, रेड सेल्स का कारक मंगल होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको रोका जा सकता है। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ज्योतिषियों को तो काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल किताब क्या कहती है वो उनके एक्सपर्ट जाने, लेकिन वैदिक ये कहती है कि अगर आप कलर थेरेपी के सिद्धांत को मानते हो, अगर आप मेडिटेशन को मानते हो, आप योग को मानते हो, आप रेकी को मानते हो, तो ब्लैक कलर हमारी ऑरा के अंदर जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे शरीर को कहने की नेगेटिव ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। जितना व्हाइट कलर आप इस यूज करोगे उतना आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आप देखिए पुराने जमाने से, अनादिकाल से व्हाइट कलर, मौलवियों की टोपी होती है और व्हाइट कपड़े होते हैं। पादरियों का व्हाइट टोपी व्हाइट कपड़े होते हैं, जूस के व्हाइट कपड़े व्हाइट टोपी, हमारे ज्योतिषियों के व्हाइट कपड़े व्हाइट सारे कपड़े होते हैं। और आप देखें ग्रंथियों के, इनके भी व्हाइट होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि सफेद जो चीजें हैं वो हमारे मन को मजबूत करती हैं और काली चीजें उस सफेद चीज पर ग्रहण लगाती हैं। इसलिए शुरू से एक सिद्धांत बना हुआ है कलर का। काले कपड़े आप देखें तो ज्यादा ब्लैक कैट कमांडो पहनते हैं। काले कपड़े आपने देखा है मुस्लिम औरतों को 12 साल की उम्र से पहना देते। बहुत चालाक थे मुल्ले, उन्होंने सोचा 12 साल में इनको काले कपड़े में रख दो तो सारी औरतें डफर हो जाएंगी और मुल्ले की सेवा करेंगी, एक एक के 4 रहेंगी। तो आपस में लड़ती रहती हैं, चारों ढकी रहती हैं, पूरी जिंदगी उनकी बेचारी बेकार कर देते। काला कपड़ा आप देखें जेल का जल्लाद होता है। हमने नहीं, पुराने ऋषियों ने ये बना रखे रिचुअल्स जितने भी हमारे पुराने ऋषियों के हैं कि सफेद कपड़े अगर आप पहना दो और वकील को सफेद कपड़े पहना के वकालत करा के दिखाओ, बेरहम बना देते हैं उसको काले कपड़ों में। उसको कोई लेना देना नहीं है कि तलाक हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चा छोटा है, दूध पीता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, नहीं, फीस पहले जमा करो। और जज के ऊपर भी काला कोट होता है, वो इसलिए होता है कि वो बेरहम बना रहे। और टीटी भी आपने देखा है कि काले कपड़े पहन के रखते हैं। उनको मतलब नहीं है कि पिता की मृत्यु हो गई है, जेब में पैसे नहीं है, नहीं, पैसे दे यहाँ पर तब जाके बैठ। ये ऋषियों की कलर थेरेपी है, ये मेरी नहीं है कोई, मैं तो सिर्फ रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। हम जितना सफेद कपड़े पहन के रहेंगे, सफेद कपड़े में स्त्रियों के लिए नहीं बोल रहा कि भाई आप पहन लें, हाँ ब्रह्मा कुमारी पहन सकते, विधवाओं को सफेद कपड़े पहना जाता। क्यों पहनाया जाता था? वो इसलिए पहना देते कि उनका मन शांत रहे, उनका मन ध्यान में लगा रहे। और ब्रह्मा कुमारियों को भी सफेद ड्रेस इसलिए पहनाई जाती है कि काम ऊर्जा जागृत ना रहे, मन पे कंट्रोल रहे। और उनको भी अगर रंग बिरंगे कपड़े पहना दो तो आप देखना 10-20 दिन में पिक्चर देखते नजर आएंगे। इसलिए मित्रों, कलर थेरेपी का सिद्धांत होता है ज्योतिष में। हमारे ग्रहों के ये कलर हैं, ये मेरे बनाए हुए कलर नहीं है, और इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना। हाँ, एक चीज भूल गया मैं, अभी विदेश यात्रा के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने, कर्नल सिंह ने। वैदिक ज्योतिष में 4-8-12 की ज्योतिष जो थी, किताबें थी, अक्षय जी शायद समझ जाए इस बात को। 4-8-12 पहले नाव से और जल से यात्राएं होती थी, इसलिए ऋषियों ने 4-8-12 लिया। अभी हवाई जहाज से होती है तो इसलिए 3-7-11। अब 3-7-11 का कॉम्बिनेशन 3-7-11 में बैठा हो। वायु तत्व और अंतरिक्ष का कारक बृहस्पति है और वायु का कारक शनि और गुरु की युति आ जाए, 3-7-11 का कॉम्बिनेशन आ जाए, वो विदेश जाएगा।
उसका वीजा लगेगा। अब आएगा कि नहीं आएगा ये बड़ा लंबा विषय है। इसके अंदर फिर ज्योतिषी को ये देखना होगा कि नवांश कुंडली में भी जाना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा लगन चर के स्थिर है ये देखना पड़ेगा। चौथे भाव का स्वामी मकान लेने वाला वो चर में स्थिर में दुसाह में बैठा हुआ है, वहीं पर उसके स्टेबल होने के योग बनते हैं क्या? कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि शनि की 7.5 आ रही है फिर उसको इधर से उधर भगा दे। आपने बहुत ध्यान के साथ सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी वाकई कहर बरपा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। वास्तव में पुण्यदायिनी स्थिति में पुण्य प्रसून से आच्छादित इन शब्दकोश ने चमत्कार कर दिया और अब ज्ञान शब्दकोश के मसीहा की उपाधि से अलंकृत करूं तो कम नहीं होगा। ऐसे हमारे बड़े भाई अक्षय शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। कह लीजिए मैं 2-4 शब्द आपके सम्मान में और बोलूंगा जब तक। निर्भीक स्पष्टवादी ज्ञान सूत्रों के मर्मज्ञ और हर बिंदु पर अपनी ऊर्जा डालकर अपनी बात को शास्त्रोक्त रीति से सिद्ध करने वाले हमारे अक्षय भैया यहाँ पधार रहे हैं। और आज ये इतनी लंबी बीमारी के बाद यहाँ खड़े हैं तो इसमें उनकी कॉन्फिडेंस, विश्वास, विल पावर की ही देन है। जोरदार तालियां बस। धन्यवाद शुक्ला जी। मंच पर विराजमान धर्म गुरु और आज के ज्योतिष के सबसे बड़े रिसर्च स्कॉलर आज के पराशर जी, जिसे मैं कहूँ और कई बार कहा भी है कि जो आज ज्योतिष का योगदान दे रहे हैं एच.एस. रावत जी मंच पर विराजमान है। उनके सुपुत्र पिता पुत्र की ये जोड़ी बड़ी सुंदर लगती है जब आते हैं और उनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। और मैंने देखा कि ये काफ़ी छोटी उम्र से इस क्षेत्र में आए और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भविष्य ज्योतिष का उज्ज्वल है और बड़ा अच्छा है। उनको देखकर ये लगता है कि जो फ्यूचर है हमारा भविष्य है वो ज्योतिष के लिए बड़ा ही शुभ है और योगदान इनका जो रहेगा वो लाभकारी रहेगा। डॉक्टर चंद्रशेखर जी मेरे पुराने मित्र हैं, करीब 96-7 से हम इकट्ठे रहे हैं। प्रिंसपल सोगरी जी हमारे साथ ऐसे रहे, रविंदर जी भी, ये हमारे पुराने मित्र, किशोर साहू जी भी, ये हमारी पुरानी मंडली है। बाकी आप सभी नए सभी भाई बहन हैं मंच पर बैठे और मेरे सभी भाई बहन सभी को जैसा योग्य नमस्कार। बात ज्योतिष की हम शुरू करते हैं और कैंसर से शुरू हुई तो कैंसर का एक फार्मूला देता हूँ। कोई भी लगन हो, कोई भी कैसा मर्जी हो, बिना मंगल शनि के सहयोग से कभी कैंसर नहीं होगा। आप कैंसर की कुंडली जब उठाओगे तो 70 से 80% जो कुंडली आपको मिलेगी उनमें मंगल और शनि का कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध कोई ना कोई कनेक्शन आपको मिल जाएगा। चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे ट्यूमर का कैंसर हो, चाहे किसी भी को, चाहे बोन कैंसर हो, तो मंगल और शनि का योगदान इसमें सबसे ज्यादा है। कोई लगन हो, कहीं मंगल बैठा हो, कहीं शनि बैठा हो, इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन ये दो अगर मिल जाते हैं तो कैंसर की संभावना 70% उस कुंडली में रहेगी, चाहे कैसे भी हो। लेकिन अगर इनमें से पूरा संबंध ना हो, जैसे मंगल की दृष्टि 8 में पड़ जाए शनि पर शनि की दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ेगी, इनको अगर कैंसर हो जाता है, जैसे आप सोचते हैं युवराज बच गया या और बच जाते हैं, मनीषा कोइराला बच गई, तो ऐसे लोग कैंसर तो होता है लेकिन उससे उनका निदान हो जाता है, बच जाते हैं और लंबी उम्र को भोगते हैं। और भी अगर बातें करें ज्योतिष के लिए, मेरा सौभाग्य था वो चले गए स्वामी जी पंचानंद गिरी जी के साथ मेरा बहुत करीबी संबंध रहा और उन्होंने एक बार ऑफर भी किया था कि आप काली माता मंदिर में ज्योतिष सम्मेलन कराओ, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ सकी, आगे नहीं बढ़ सकी और जो परमात्मा नहीं चाहता तो वो नहीं हुआ, ऐसा समझ लीजिए।
पर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष मैं हमेशा कहता हूँ कि दो तरह का है। एक ज्योतिष है जो लुप्त हो गया है, जैसे शुक्ला जी ने हरण जी ने कहा था कि फला आदमी ने किताब से बोला, वो किताब के उस पेज पे लिखा था। इस ज्ञान को मैं कहूँगा कि जो उपलब्ध ज्ञान था लेकिन नष्ट हो गया या भूल गया या खत्म हो गया, या हम उन ग्रंथों को नहीं पढ़ते जो पढ़ने चाहिए। हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जैसे मैंने लिख दिए या आपने लिख दिए, जिनमें ज़्यादा सिद्धांत नहीं होते, कोई सिरा नहीं होता ज्योतिष का, जहाँ से उठाया वो कहते हैं ना भानुमति का कुर्बा, ऐसे वो ज्योतिष होता है, कहीं से कुछ होता है। एक वो लुप्त ज्ञान, अगर उसको उजागर करें तो वो भी ज्ञान है, जैसे प्राणा ज्ञान पढ़ा है। अब वास्तु की बात चले तो प्राणी ज्ञान में लिखा है, अगर आपने वास्तु की प्राणी किताबें पढ़ी नहीं तो लिख ही सकता, क्योंकि उसका तो ज्ञान ही नहीं है। किराएदार को किराए के घर में वास्तु दोष नहीं होता, और हम कहते हैं कमरा इधर रख दो, इधर कर दो, सिर्फ इधर तोड़ दो, पता नहीं हम क्या देते, कभी भी नहीं दोष होता। और यहाँ तक कि अगर मकान मालिक उस मकान में नहीं रहता तो उसको भी दोष नहीं होता। दोष कब होता है? एक वास्तु की अधिक सारी की उम्र 30 साल है, अगर पिता बनाता है मकान, वो उसकी ऊर्जा है, उसके हिसाब से उसने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन कल को जब बेटा जवान होगा रहेगा तो वो ऊर्जा उसको काम नहीं करेगी, और कर भी गई थोड़ी बहुत चलो मान लो, तो पोता तो जरूर उस मकान को तोड़ देगा, उस मकान में नहीं रहेगा, या मकान टूट जाएगा या खंड होगा या दोबारा उसको तोड़कर नया बनाएगा। तो किसी भी चीज़ की वास्तु की जो उम्र है 30 साल से ज़्यादा नहीं होती, और सर्वाधिक सुख जो पूरा क्लाइमेक्स होता है वो 10 साल का होता है, चाहे वो अपनी लाइफ में गिर ली, चाहे अपने मकान में गिर ली, चाहे अपनी दुकान में गिर ली। अगर 10 साल के बाद आपने वो ऊर्जा अगर वो मेहनत करते रहे तो आगे बढ़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, रावत जी कितने समय से लगे, 10-12 साल से सम्मेलनों में आ रहे हैं, लेकिन रावत जी की जो प्रसिद्धि है रावत जी को नहीं पता पहले से थी, लेकिन इसमें 4 चांद कब लगे? जब उनका बेटा साथ में आने लगा। इसको कहते हैं ऊर्जा को आगे बढ़ना। अगर रावत जी अकेले रह जाते 10 साल के बाद रावत जी समाप्त हो जाना था, किसी ने भी नहीं सुनना था, किसी ने नहीं पढ़ना था। इंग्लैंड में श्रीमानी राजवाली के बारे में करता बात, कोई भोजन देवी की बात करता है, कोई के राव की बात करता है, कोई बीबी रमन की बात करता है, कृष्णामूर्ति की बात, कृष्णामूर्ति पत्नी करता है, लेकिन उसकी बात नहीं कोई करता। जब एक ऊर्जा के बीच में दूसरी ऊर्जा आएगी तो वो चीज आगे बढ़ेगी। तो ये आगे बढ़ाने के लिए हमें कैसे होगा कि वो 10 साल का पीरियड होता है, 10 साल के बाद या तो आदमी का बैग लगता है या वो आगे रखता है। अगर टीम बन जाए, बेटा आ जाए, पत्नी साथ आ जाए, बेटी साथ आ जाए, टीम वर्क बढ़ जाए, उसका ऑफिस बड़ा हो जाए, तो वो काम बहुत बढ़ता है और वो योगदान दे सकता है। अभी मैं कुछ चीज सोच रहा हूँ कि ज्योतिषों में ऐसा कौन सा योग है? पहले ब्राह्मण लोग करते थे, ठीक है, वो उनका एक पेशा था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम बांट दिए गए थे। लेकिन अब रही मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जिसमें आपकी हस्तरेखा भी लूंगा मैं, और कुछ की ले भी चुका हूँ। तो आपकी कुंडलियों में देखोगे तो ब्राह्मण ज्योतिष कर रहे हैं वो क्यों कर रही है, और जो छोड़ रहे हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन ये ढूंढ रहा हूँ। दूसरा जो गैर ब्राह्मण है वो ज्योतिष क्यों कर रहे हैं? हालांकि इस समय बड़ा सिंपल से जानता है, शनि राहु और बृहस्पति जिसका अच्छा होगा, खास पर बृहस्पति, अगर बृहस्पति लगन से ताल्लुक रखेगा, दशम से ताल्लुक रखेगा, द्वितीय ताल्लुक रखेगा, तो एससी में भी होगा तो वो जोशी बन जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? पहले संख्या बहुत कम है, आप ब्राह्मण छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे अपनाते जा रहे हैं। 2-4 जिक्र मिलता है, लीलावती का जिक्र मिलता है, लीलावती के जिसने पढ़ा है, मेरे ख्याल में आपने तो पढ़ा भी होगा, शायद नाम भी कहीं आज पहली बार सुना होगा। तो ऐसे तो है, लेकिन वो अल्प मात्रा में है। लेकिन अब आप देखोगे फ्यूचर में आदमी कम, महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी, और आज से 10 साल पहले की संख्या देखो, महिला सम्मेलन में होती ही नहीं। तो ये तो परिवर्तन है, किसने ढूंढना? हमें ने तो ढूंढना है। अगर प्राशर बराबर जी ने आज से 2000 साल पहले, 800 साल पहले, 600 साल पहले काम किया है, तो आज का काम हमें नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना है। वो कैसे? आप मुझे 50 से 100 साल के पुरानी कोई किताब उठाओ, एक किताब उठा के लाओ, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप मोटरसाइकिल खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, कार खरीदोगे,
हवाई जहाज खरीदो, कहीं नहीं लिखा। अगर लिखा तो बता दो। एक किताब है, बड़ा मैट की उठा लो, प्राचीन की उठा लो, ढूंढी राय की उठा लो, लल्लाचार्य की उठा लो, कल्याण वर्मा की उठा लो, उठाते जाओ, किसी में नहीं मिलेगी। पर आप तो कहते हो भाई अगले महीने आप कहाँ रहने वाले हो, बताओ आपने कहाँ से कहा। जो पहले लिखा था अगर चतुर्थ भाव शुक्र और चंद्रमा कारक है तो आपको वाहन की प्राप्त होगी, रथ हाथी घोड़े आपके घर में बंधे रहेंगे। तो आज आपने रथ की जगह कार, घोड़े की जगह मोटरसाइकिल और स्कूटर पैदा कर दी। ये आपकी तो देना है। तो आप इनडायरेक्ट साइंसदान हो, आप एक स्कॉलर हो, आप एक रिसर्च ही तो कर रहे हो। अभी रावत जी ने सुंदर बात कही कि पहले जो यात्रा थी हस्तरेखा वाला, या बैठे कोई जानकार है? नहीं, चलो। पहले हस्तरेखा से देखा जाती थी विदेश यात्रा कैसे देखी, चंद्रमा से ये लाइन यहाँ पर आए और जीवन रेखा से ऐसे टच करे तो समुद्र की यात्रा कहते थे। आज कोई कहता है, एक भी जोशी कहेगा तो समुद्र से जाएगा, सब बाह्य। क्यों? क्योंकि टेक्निक किसकी है? राहु की, आकाश बृहस्पति का। तो जो नौवां भाव किसका है? एक नौवां भाव आप छूट गए थे, ठीक है। सातवां भाव पुरानी किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आधुनिक तौर पर 7 भावों से विदेश योग है। 7वें भाव में अगर आपके राहु शनि से संबंध हो गए, सप्तमेश उच्च का हो गया या सप्तमेश शुभ जगह पर बैठ गया पूर्ण बली होकर, आपको तो बीवी विदेश से मिलेगी। और बुध का संबंध हो गया सप्तमेश का या 7वें घर से, तो भी विदेश का होगा। और कहीं भी बैठा कुछ हो, बुध की महादशा आ गई, कोई लगन कोई 7वां ग्रह बैठा हो तो विदेश यात्रा शुरू हो गई आपकी। अब विदेश यात्रा शुरू हो गई तो उसकी लड़त कौन सी है? जो जीवन रेखा में केतु पर्वत जाके नीचे मणिबंधन तक आए, आज उसको विदेश कहते हैं। और पहले जमाने में प्राचीन आदि भरा कहते तो चौथा भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को विदेश योग माना। लेकिन इसके बीच में सप्तम भाव भी आ गया है, तृतीय भी आ गया है और अष्टम भी आ गया है। जिस आदमी को दूर देश जाकर, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब जाफना में, जब श्रीलंका में चल रहा था गृह युद्ध, तो मेरे पास एक गरीब आदमी आया था। तो कहता है, मैंने उसको हाथ से देखा तो विदेश है। कहता पंडित जी नाम मेरे को इच्छा है, ना मुझे जाना है, ध्यान से सुनना जरा। तो ना मेरे पास पैसे है, ना ही मेरा कोई विचार, हमारे परिवार के विदेश जाते नहीं। तो मैंने कहा जी तेरे हाथ में लिखा, जब तक लाइन है तू दिखाएगा मैं कहता रहूँगा। इस बात से 5-4 साल के बाद मेरे पास आया और एक सूट, एक मिठाई का डब्बा और 100 रुपया, उस मैंने बहुत कीमत थी, 100 रुपये क्या 1000 के बराबर थी, मत्था टेका। मैं तो भूल गया सही बात को। कहते जी आपकी लिए किस बात खुशी पे? कहते जी आपने कहा था मैं विदेश जाऊँगा, मैंने ये कहा था। मैं कभी क्यों चले गया? कह दरअसल आर्मी में हूँ, हमारी फौज को श्रीलंका घाट मिल गया जाने का, शांति तो चले गया। कहता अब जाफरा में लड़ाई होगी, मेरे को वृक्ष के ऊपर बिठा दिया गोली के लिए। कहता है गोली इधर से निकले, उधर से निकले, मैं रोता रहा, डरता रहा, गोली भी चला रहा, हम फंस गए थे सर, पूरी फौज फंस गई थी बटालियन। पर हम दुखी हुए थे। पर मेरे दिमाग में एक बात उस समय आपकी आई कि बंदे जी ने ये कहा था कि विदेश जाओगे, कम से कम ये पूछ रहा था जाऊँगा बच के भी आऊँगा कि नहीं आऊँगा। सिर्फ ये बात वो मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये बात भी पूछ लेता तो मैं बच के आ गया, इसलिए आपके लिए डब्बा लेकर आया। तो जरूरी नहीं, जब आपके हाथ की रेखा होगी। जब मैं ज़्यादा बीमार था, इसी जीवन रेखा पे मेरा आइलैंड था। डीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते थे, जो चेक करता था अपना हाथ को चेक करता था। मेरी मिसेज अब गई होगी, पता नहीं आई कि नहीं यहाँ पे, अभी काली मंदिर गई हुई है। तो मैंने उसको कहा जब तक ये रहेगा मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि तुला लगन है, आपको मालूम है 12वां घर हॉस्पिटल का होता है और बुध की महादशा थी, तो हॉस्पिटल में जाना ही था। हाँ ये मैं कहता हूँ, मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है। ये पता था बीमार होऊंगा, पर इतना होऊंगा ये नहीं मुझे पता। इतनी कितनी ज़्यादा बीमारी आएगी ये मुझे भी अनुमान नहीं था। लेकिन जैसे ही केतु का अंतर आया, ये चीज चेंज हुई और मैं ठीक हो गया। आपके सामने इसमें आपकी दुआओं का भी मेरा हाथ है और मेरा अपना आत्मविश्वास भी था, जिसके कारण मैं बचा। क्योंकि डॉक्टर मेरे परिवार को उम्मीद नहीं थी, पर मुझे उम्मीद थी कि मेरे को कुछ नहीं होगा। ये मेरे ज्योतिष की विद्या का देन। अगर मुझे लगता मेरी मृत्यु का योग है, शायद मैं ना बचता। वहम, अभी दिल तोड़ने की बात रही थी ना, शायद के किसी वक्ता ने कहा था, भूल जाता हूँ क्योंकि दवाइयों का असर है।
वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं है। लेकिन ये तिल चोरी का उपाय आया कहाँ से? ये आपका वैदिक उपाय नहीं है, ये ध्यान में रखिए। हकीम लुकमान के पास को हकीम था लेकिन औलाद कोई नहीं थी, और अफगानिस्तान का था वो, यहाँ का ना इंडिया का था, अफगानिस्तान का था लुकमान। और उसके बड़े बड़े लोग जाते थे उसके पास दवाई लेने और सब ठीक हो जाते थे। कहते ना कि इस बहन का इलाज वो हकीम लुकमान के पास नहीं, इतना बड़ा वो विद्वान था। लेकिन उसकी औलाद नहीं थी, तो उसको लगा कि मेरा इतना पैसा किस काम आएगा, तो अपने भाई के बच्चे को गोद लिया। अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ज्योतिष और आयुर्वेद का बड़ा आपस में मेल है। तंत्र मंत्र यंत्र और आयुर्वेद ज्योतिष ये तीनों एक ही रूप है, एक ही अवस्था के रूप है। ये जैसे मान लीजिए डॉक्टर इलाज आपको देखता है, वो समझ लीजिए आपका ज्योतिष है। उसके बाद वो आपके मुंह में थर्मामीटर डालता है या स्कैन करता हो, समझ लीजिए यंत्र है। उसके बाद वो आपको दवाई देता हो, रेमेडीज करता हो, समझिए मंत्र है या आपको तंदुरुस्त करने का, इसलिए आपस का संबंध है। तो हकीम लुकमान ने जब लड़का गोद लिया तो काफ़ी समय बाद जब जवान हुआ तो भाइयों ने सोचा कि ये शादी नहीं कर रहा इसकी, तो इसको शादी करनी चाहिए। तो उनको समझाया भी, और कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसा करो आप ढूंढ लड़की। लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं था, तो उन्होंने ताना मारा कि अगर आपकी अपनी औलाद होती तो क्या ऐसा करते, ये तो औलाद हमारी इसलिए तुम गौर नहीं कर रहे, पैसे के चक्कर में फिर रहे। और कहता चलो ठीक है जो चाहो मैं दूंगा, लड़की ढूंढ के ढूंढ लें। उन्होंने लड़की ढूंढ ली। जब लड़की ढूंढ ली तो अब उसके मन में आया तो ज्योतिष का सब जानकार था कि कुंडली तो मिला लो। लेकिन उन्होंने दिखा कि शादी के अगले दिन ये लड़का मर जाएगा, तो अब वो बहन हो गया कि अब इसकी शादी क्यों ना करो, शादी नहीं कर रहा है। उधर भाई डंडा चला रहे तो नहीं कर रहा है। आकर उसने सोचा कि मैं कैसे कहूँ ये मर जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा करो अपना लड़का ही ले जाओ, आप अपना लड़का ले जाओ, शादी करो, जो मर्जी करो, मुझे ताना माना नहीं देगा। उनका पिंड छूटा, मेरा जान छूटी। अब क्या हुआ, शादी हुई, साल डेढ़ साल के बाद कोई खबर नहीं है तो सोचा मर आ गए, भाई गुस्से हो गए, अब वो क्यों को बुलाएंगे। लेकिन साल बाद वो लड़का आता वापस, साथ में एक बच्चा गोदी में और साथ में उसकी बहू। अब तो परेशान, उसमें इतना गुस्सा आया जैसे हमें भी आ जाता है कभी कभी। पिक्चर में देख रहे हैं अमिताभ बच्चन गाली देने लग जाता है, बोले राजा ऐसा क्यों किया। तो लुकमान को भी आ गया, उन्हें ज्योतिष के ग्रंथ पकड़े, आग लगाई, फेंक दिया और जितने ग्रंथ जलाने लगा। और जलाने के बाद क्या हुआ, एक कागज जैसे हवा से उनका बाहर आ जाता है ना, कई बार कुछ निकल जाते हैं, तो उसके हाथ में आ गया, उसको पकड़े गिरने लगा। जैसे वो गिरने लगा तो उसके हाथ में कागज उसे लिखा, देखो उसमें लिखा था मौत के बचने के उपाय, मृत्यु से बचने के उपाय। तो ऐसे गौर से देखा, फिर पढ़ा कि अगर कोई प्राणी, कोई व्यक्ति 1 लाख प्राणी को भोजन करा देता है तो उसकी मृत्यु टल जाती है। उसने गौर से देखा, फिर पढ़ा, फिर 1 लाख प्राणी के बारे में सोचा और सोच के देखा कि ये कहाँ कराएंगे, गरीब आदमी कराया हुआ है, तो वापस कागज उसी आदमी फिर फेंक। लेकिन वहम हो गया, अब लड़का देखे आंगन में खेलता उसका पोता, उधर से उसको देखे, लेकिन जी ना लगे, बेचैन रहने लग गया। अब उसको वहम हो गया ऐसा क्यों हुआ। अब रोज पूछता तूने तो याद किया था, नहीं तुमको तीर्थ करके ऐसे नहीं, जितनी बातें पूछा उसको नींद नहीं आई। आखिर उसने पूछा बेटा तू बता सकता कब क्या हुआ, याद है तेरे को? तो बिल्कुल याद है। और कहता जी आज जब मैं आपने मुझे भेजा तो मुझे आपने तिल के लड्डू दिए। अब सुनते जाने लगा, तिल के लड्डू दिए तो 12 कोस जाकर मैंने वहाँ पर विश्राम किया। उन जमाने में पैदल चलते थे, और विश्राम करके मैंने पानी पिया कुएं का, और लड्डू खाए, थोड़े बचे मैंने वहीं गिरा। मैं क्यों बांधे पोटड़ी में। ऐसे में 2-4 जगह रुका, ऐसे होता रहा। अब वो तिल के उन्होंने लड्डू बनाए थे लुकमान ने, और गिने तिल, वो तिल तो हजारों में हो गए। और उसने कहा 6-7 जगह में तो लाखों में पहुँच सकता है। फिर उसने मजदूर इकट्ठे किए, जहाँ जहाँ तिल गिराए उन कुंडों को, जो जिसे अपने जहाँ मोहब्बत है कीड़ों का घर, उनको कह रहे थे एक कीड़े को गिना गया तो 1.5 करोड़ कीड़े निकले वहाँ। अब उसका समझ में प्राणी का मतलब मनुष्य नहीं है, प्राणी का मतलब जिसके अंदर प्राण चलते हो। इसलिए तिल चोरी उस समय का महत्व बढ़ा कि काले तिल शक्कर की जो पिंडी बनाई थी उसके गाने से उसकी आयु बढ़ गई है। इसलिए पुराने जोशी जब आयु खतरा होता है, एक तो तुलादान और तीर्थस्नान
और उसके बाद तिल आलू, काले तिल शक्कर चावल मिलाकर शाम के समय, ये भी सुना सुबह अभी बोलने वक्त है आप डालोगे तो जो पक्षी होते हैं वो कीड़ों को खा जाएंगे, लेकिन अगर शाम को डालोगे पक्षी कीड़ों के कोने के ऊपर नहीं आते। ये थोड़ा पता होना चाहिए जानकारी। सुबह डालोगे तो पक्षी कीड़ों को खाएंगे, पक्षी दोपहर तक खा लेते हैं, शाम को कुछ नहीं खाते। इसलिए शाम को संध्या से थोड़ा पूर्व, जैसे आज के समय 5:30-6 बजे आप काले तिल शक्कर मिला लो, किसी की भी आयु कम होगी तो वो आयु ठीक हो जाएगी। ये है लुकमान का तिल चोरी का उपाय। इसलिए कहते थे बैंक का इलाज हकीमी लुकमान के पास नहीं। ऐसी बहुत सी हमारे पास विधाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। अगर किसी की लड़की तो क्या करती है, अगर बच्चे की उम्र कम है, टीवी में पता लग गया, अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि अगर ये ग्रह हो, राहु हो, चंद्रमा हो, सूर्य अष्टम में हो तो शंकर भी रक्षा करें तो वो नहीं बच सकता। तो लाल कथा क्या कहती है कि बच्चे का जन्म मंदिर में कराएं। अगर जिस बच्चे का अल्प आयु का योग हो, आपको अब तो गर्भाधान संस्कार नहीं होता, लेकिन भय हो, पंचस्वर्ण क्रिया से पता लग जाता है कि बच्चा अल्पायु होगा कि दीर्घ आयु होगा। तो उस क्रिया को करने के बाद उसको बच्चे का जन्म आप मंदिर में, धर्मस्थान में, तीर्थ में कराएं तो बच्चा दीर्घ आयु हो सकता है। लेकिन और भी ना हो तो जो बच्चा अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, गोटे नहीं चरण, और जो अपने गुरु के ब्राह्मण के चरण, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि स्पर्श करता वो अल्प आयु भी दीर्घ आयु हो जाता है। इतने सिंपल से उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे हुए, इतने साधारण से उपाय हैं। एक वट वृक्ष की पूजा करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। हम कहते हैं, अच्छा बहुत सारे बहन करते हैं, हवन में पीपल की लकड़ी ना लगाओ, तो अब तो अज्ञानियों का काम है। हमारे ऊपर कई धर्म इतने हावी हो गए, पीपल नहीं बांधना, वट नहीं बांधना। अरे जिसे संतान की इच्छा, लंबी आयु है, जिसे बृहस्पति को ठीक करना है या महामृत्युंजय करना है, तो पीपल के और वट की क्षमता अति उत्तम होती है। बल्कि जो आप पंजाब में लगा रहे हो इसकी तो निषेध है। बेरी की लकड़ी का हवन करना कहीं भी नहीं लिखा हो, अगर लिखा तो दिखा दो कोई एक भी शास्त्र, बल्कि लिखा कांटे वाले वृक्ष की संविधा कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम जो बोले हैं 9 लकड़ियां होती है, खैर, पलाश, मदार, अपामार्ग, पीपल, बट, शमी, इनकी संविधा हमें लेनी चाहिए। लेकिन देशांतर खातर आम की लकड़ी ले सकते हैं। अगर आप अगर कराना ले, शमी ना मिले, देखो शमी होती राजस्थान हरियाणा में ज़्यादा, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, वहाँ पर आम, शमी की जगह आम, दोनों ही लकड़ियाँ शनि की हैं। अगर शनि का हवन करना तो ये 2 केतु करना तो अपना मार्ग से कुशा से करे। और मैंने किसी से कुशा के साथ हवन करते नहीं देखा, नवग्रह हवन में भी कुशा को किसी को डालते नहीं देखा। तो हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे, क्या करना चाहिए। वो एक ही लकड़ी बेली है, उसी में शांति, उसी में मरण है, उसी में नवग्रह शांति, उसी में नामकरण है, उसी में मुंडन है। शास्त्र कहता है कि इन वृक्षों के अलावा अगर आपातकाल में लेना पड़े तो उन वृक्षों को लो जो दूध देते हो, जिन वृक्षों में दूध हो, उस लकड़ी को हवन में लेना चाहिए। और अगर फिर भी ना मिले तो जिन लकड़ियों के ऊपर पुष्प लगते हो वो लो, लेकिन कांटे से रहित हो। आपको मैं जितना मर्जी सुन सकते हो, मैं तो सुना दूंगा, लेकिन आगे आगे हो तो चले आगे क्या बात करें। रावल जी मुझे तो आपकी इंतजार है। चलो ठीक। अब देखिए, जो मैं ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ, आप कितने जोशी बैठे हैं? 70% जोशियों का बुध, 70% जोशियों का, अभी जितनी मेरे पास कुंडलियां इकट्ठी करी है उनमें बुध वक्री और अस्त मिलेगा आपको। और अधिकतर की शनि की महादशा चल रही होगी, अधिकतर की। और जो यात्रा ज्यादा कर रहे हैं उनके ऊपर सूर्य की, चंद्र की, बुध की, राहु की, शनि, राहु और शनि होगी। और जो यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं उनके ऊपर केतु की दशा होगी। आज आपने रत्न डाले, कल को कहते हैं यार कोई फायदा नहीं, उतार दिया, समझ लो आपके ऊपर केतु और चंद्रमा चल रहा है। आपके स्वभाव बदल गया, समझ लो आपके ऊपर केतु और चंद्रमा चल रहा है। इसलिए बहुत सी रिसर्च कर रही है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। और शनि, राहु और बृहस्पति अगर नवांश में वर्गोत्तम हो गए, किसी का बृहस्पति कहीं बैठा होता है नीच का हो, लेकिन नवांश में नीच का भी चला गया, या जिस भाव में बैठा, मान लो किसी का सिंह राशि का 3रे भाव में बैठा है और नवांश में 3रे भाव में चल गया, चाहे सिंह राशि नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी जोशी बनते हैं, चाहे कोई हो।
यानी नवांश में भी आपको वर्गोत्तम ग्रह लाभ करेगा, पर जनरल जिंदगी में आपको जितने भी आप ढूंढोगे ग्रह वर्गोत्तम, वो आपको नुकसान करेंगे। एक भी वर्गोत्तम ग्रह आपको लाभ करने वाला नहीं है। और स्थान परिवर्तन जिसे राजयोग कहा गया है, वो भी बेड़ा गर्क करता है आपका। और जिसके ऊपर चंद्रमा की महादशा आ गई, समझो तबाही शुरू हो गई। अगर यहाँ पे बैठा उसको पूछो कितनी बर्बादी में चल रहा है, वो चंद्रमा की दशा चाहे अंतरदशा आ जाए ऐसी तैसी कर देगी। और जिसके साथ में चंद्रमा या चंद्रमा का साथ में समझ गया, उसकी कमर दर्द कभी ठीक नहीं होगी, ये ध्यान में रखना। ऐसे बहुत से सूत्र में ढूंढे, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जोशी बैठे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम दे मुझे, ताकि मैं आपकी कुंडली को अपने संग्रह में डालूं। मेरे पास जितने विद्वान हैं, जगन्नाथ वसीम, भगवान दास मित्तल जैसे पुराने नाम लिए, सभी की कुंडलियाँ मेरे पास हैं। अब मैं आप लोगों की इकट्ठी करूंगा ताकि मैं उस संग्रह में डाल सकूं और जान सकूं कि आप कैसे जोशी बने, या हमें आगे जाके हम जोशी क्या कर सकते हैं, इस जगत को क्या दे सकते हैं। उन ऋषि मुनियों ने दिया है, वो उस जमाने के जोशी थे, उस समय के हालात थे। आज के हालात हो रहे हैं, आज के पराशर ये बैठे हैं, कल के ब्राह्मण वो बैठे हैं, और व्योमृत भीष्म पितामह पीछे बैठे हैं, सभी आप ही हैं। आप ही ढूंढी राज, आप ही लल्लाचार्य, आप ही सब कुछ हो। ये जोशी जी के पोते बैठे हैं, फ्यूचर में जोशी जी आप ही हो, ये भी ध्यान में रखिए। जो काम रविंदर जी ने ब्रिज को सेडिली कर दिया, उससे ज़्यादा कई और कर रहे हैं। इनका तो एक नींव खोद कर आपको दिया, बिल्डिंग आपने बनानी है और बनाते जा रहे हो। इसलिए आप सहयोग करेंगे मुझको, मैं आपकी हस्तरेखा भी लूँगा, हाथ से भी ढूंढूंगा, ताकि देख सके हम कि ज्योतिष का कौन सा योग होता है। लेकिन ये मैं गारंटी करता हूँ कि हाथ से 2-3 चीज़ें मैं नहीं पकड़ पाया, वो कभी फिर बताऊंगा। मेरे ख्याल में 2 जने खड़े हो गए, इतने लोगों को इशारा है। आपने बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुना, आपका बहुत धन्यवाद। हेलो, यहाँ से 2 लोग नीचे हो जाएं। ऊपर चंदन शर्मा माधव ज्योतिष कुंज के लिए आ जाए। संजय जी और भाटिया जी भी बैठे, थोड़ा सा दूर आप साइड से 2 लोग 3 लोग उठ जाएं, उनको भी मंच में बैठना आइए आप। उसके बाद राजन जी भी बैठेंगे। मानवेंद्र जी आप मंच पे आई। बड़े सम्मान के साथ युवा ज्योतिष शिरोमणि मानवेंद्र रावत जी को आपके तालियों के मध्य हम आमंत्रित करते हैं कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, क्योंकि हम पटियाला शहर में हैं। जय मां पटियाला काली माता की जय, जय पटियाला काली माता की जय। कोई बात नहीं। मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2, जिसका आयोजन आज पटियाला शहर में इस ऑडिटोरियम में हो रहा है। पहला कार्यक्रम इनका होटल ताज चंडीगढ़ में हुआ था, जिसको मैंने अटेंड किया था, और आज इस दूसरे पार्ट में भी मैं हूँ। कार्यक्रम के आयोजक सूर्य मोहन जी और डॉक्टर चारवी ठाकुर जी, आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन के लिए। संख्या बल की दृष्टि से कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इतने विरोध के बाद भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, ये काबिल तारीफ है। और सूर्य मोहन जी, आज आप सूर्य की भांति प्रकाशित हो गए। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है, आज आपका तो ये प्रथम ज्योतिषीय सम्मेलन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में और बड़े ज्योतिषीय कार्यक्रमों का आयोजन आपके द्वारा पंजाब और पूरे देश में देखने को मिलेगा। मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर HS रावत जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी, जो हमारे पूजनीय हैं, मलेरकोटला से हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, मैं खुद गया हूं लास्ट 3 ईयर से। मंच पर उपस्थित लाल किताब के विशेषज्ञ
और दो विशेषज्ञ हमारे बीच में बैठे हैं, रविंद्र शर्मा जी और ब्रिजमोहन शेखरी जी। आप दोनों लाल किताब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय पूज्य डॉक्टर अक्षय शर्मा जी, जिनको भी हमने शास्त्र सम्मत उन्होंने हमारे सामने बातें रखी और एक अच्छे रिसर्चर हैं, कुंडलियों पर बहुत अच्छा शोध करते हैं। मेरी भी कुंडली पर इन्होंने शोध किया था, डेट ऑफ बर्थ टाइम मांगी थी। मंच पर उपस्थित ज्योतिष प्रांगण टीम के सदस्य डॉक्टर दिलबाग भाटिया जी, जिनको हमने शुरुआती दौर में सुना था। हरियाणा में नरवाना में विनोद कौशिक जी के द्वारा प्रोग्राम किया गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लगभग 400-500 की गैदरिंग थी। और अपना दिल्ली से पुनीत भोला जी, जो भोला मंच के अध्यक्ष हैं, हमारे भाई सौरभ शर्मा जी, डॉक्टर कर्नैल जी, जो रेमेडी स्पेशलिस्ट के तौर पर मैं उनको आज संबोधित करूंगा, क्योंकि मैंने जितना भी इनका आज तक देखा है संबोधन, उसमें मैंने रेमेडी पर ही देखा है, इन्होंने काफ़ी जोर दिया। दोस्तों, मुझे गुरुदेव अक्षय शर्मा जी की ये बात बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने बोला कि आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी में केवल ब्राह्मण ही नहीं, नॉन ब्राह्मणों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनकी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि आपके ग्रह आपका रास्ता निर्मित करते हैं, आप ग्रहों के अनुरूप कार्य करते हैं। अगर आपके शरीर में ग्रहों के अनुरूप ज्ञान वाली सैटेलाइट अगर एक्टिवेट हो गई है, तो आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ोगे। चाहे आप भागवताचार्य बन जाओ, चाहे आप ज्योतिषाचार्य बन जाओ, चाहे आप तंत्र में चले जाओ, आप किसी भी रूप में धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, अगर आपकी कुंडली में ज्ञानी ग्रहों का प्रभाव आ गया। अभी हम दिनेश गुरु जी के प्रोग्राम में थे, तो आदरणीय अजय भांबी जी ने मेरे को बोला और बड़ा मेरे को बूस्ट किया, ये बोला कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ये जो पहले क्या होती थी, वर्ण व्यवस्थाएं होती थी। जब हम अष्टकूट गुणा मिलान करते हैं, 36 गुणों का मिलान करते हैं, तो उसमें एक वर्ण भी देखते हैं कि आखिर कौन सा वर्ण है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो बाद में जातियों का प्रचलन बढ़ा अलग अलग रूप में। दोस्तों, मैं आपसे एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी भी स्थान पर जाएं, कोई पूजा अनुष्ठान जब हम करते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं, पितृ देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, है ना, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः। यानी कि जब हम ये बोलते हैं, हम उस स्थान पर जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस गांव में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जैसे अभी पटियाला में पटियाला वाली माता का बड़ा प्रभाव है, तो हम कोई भी पूजा अनुष्ठान करें और अगर उनका नाम ना लें, आप अपने कुल देवी का ले लो, अपने कुल देवता का ले लो, पितरों का ले लो, और अगर आप उनका भूल गए तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जब ब्राह्मण पूजा को कराता है, वैदिक अनुष्ठान नवग्रह को, तो आपसे जरूर बुलवाता है और आपसे कहता है कि भाई आपके यहाँ के नगर के, आपके गांव के जो भी आपके देवी देवता हो, आप उनका जरूर नाम लें, उनका आशीर्वाद जरूर लें, उनकी अवहेलना बिल्कुल भी ना करें। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी आप किसी भी स्थान पर जाएं, किसी शहर में जाएं, उस शहर की जैसे ही सीमा के अंदर आप एंटर हों, तो जो भी उस ग्राम के, उस नगर के देवता हो, आप नहीं जानते, पर उनको प्रणाम जरूर करें। आजकल पॉडकास्ट का बड़ा जमाना है। एक ज्योतिष विद्वान ने तो लिखा भी था, पॉडकास्ट क्या है, ये पॉडकास्ट क्या है। दोस्तों, ठीक है, आपको ज्ञान है, आपको नॉलेज है, आपको आगे आना चाहिए, आपको बढ़ना चाहिए, पर जैसा गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने बोला कि भाई आपका ज्ञान, आपके शब्दकोश भंडार, आपकी उन बातों में झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। आपके पास ज्ञान कम है और आप उसको एक्सप्लोर ज़्यादा करके बता रहे हो, उससे रिलेटेड सांसारिक बातों को जोड़ करके, तो आप सभी विद्वान हैं, मंच पर बैठे हुए भी और सामने बैठे हुए भी।
व्यक्ति 1 मिनट में समझ जाएगा। मेरे पास फोन आया है पॉडकास्ट वाले का, बोले जी आपका पॉडकास्ट करना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है कर लूँगा। तो बोले जी ठीक है, आप किसका पॉडकास्ट करना चाहोगे? मैंने किसका मतलब? कह रहे एक आजकल वो बड़ा चल रहा है भारती का है, और वो एक आजकल वो रियल हिट वालों का चल रहा है, और भी कई सारे चल रहे हैं, तो आप किसका करना चाहते हो? मैंने कहा मतलब आप मार्केटिंग कंपनी से हो? कह रहे हाँ। तो फिर तो मैंने कहा चार्जेबल होगा? कह रहे हाँ ये तो चार्जेबल है। मैंने कहा कैसे? बोले आपको 2.5 लाख रुपया देने होंगे तो आप इस वाले पॉडकास्ट पर आ सकते हो, आपको 10 से 12 लाख रुपए चार्ज देना होगा, आप उस वाले पॉडकास्ट पर आ सकते हो, और उसमें से हम छोटी छोटी आपके रील्स निकालेंगे, उनको वायरल करेंगे, और उससे आपको काम आएगा, और जो पॉडकास्टर होगा उसको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, उस पर लाखों करोड़ों व्यूज आएंगे। और फिर उस पर क्या बताया जाएगा उस पॉडकास्ट में? जो आज की डेट में आंधी आई हुई है, मैंने मना कर दिया, मेरे को ऐसे पॉडकास्टों में नहीं जाना। मैं जब पॉडकास्ट पे जाऊंगा तो अपनी योग्यता से जाऊंगा, मैं जब पॉडकास्ट पे जाऊंगा तो निःशुल्क जाऊंगा, मैं जब पॉडकास्ट पे जाऊंगा तो जब सामने वाले को लगेगा ना कि हाँ इस व्यक्ति को बुलाना है और इसको निःशुल्क बुलाना है, ये कुछ समाज को अच्छा डिलीवर कर सकता है, मैं तब जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। मैंने साफ मना कर दिया उनको। और इसी विचार के साथ मैं भी उन लोगों को ये कहना चाहता हूं जो आजकल ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू करी है, और वो सीरीज है काल सर्प दोष को लेकर, और उस काल सर्प दोष की सीरीज में आज मैं शंखपाल काल सर्प दोष के बारे में बात करूंगा, जो कि 4थे नंबर का होता है। और ये काल सर्प दोष 4th भाव से और 10वें स्थान से बनता है। इस स्थान में राहु केतु हो और इनके मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये दोष बन जाता है, और ये सब आप लोग बहुत भली भांति जानते भी हैं। आपकी कुंडली में बन गया, बट ऐसा नहीं होता कि अगर कोई दोष बन जाता है तो वो दोष योग में भी परिवर्तित हो जाता है और योग दोष में परिवर्तित हो जाता है। वाइस वर्सा चलता है हमेशा। बहुत से लोग दोष बोलेंगे, बहुत से लोग योग बोलेंगे। अब आपकी कुंडली के अंदर इस प्रकार से काल सर्प योग का प्रभाव आ गया, बहुत से लोग घबरा जाएंगे, बहुत से लोग घबरा करके बहुत कुछ करने को रेडी हो जाएंगे। जैसे मैं अभी मंगलनाथ गया था, दिनेश गुरु जी के प्रोग्राम में थे तो दर्शन करने चले गए मंगलनाथ। अब मैं वहाँ जैसे ही पहुँचा तो वहाँ तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरे ख्याल में कम से कम एक साथ 60-70 हवन कुंडों में पूजा हो रही थी मंगलनाथ की, मंगलिक दोष की, ग्रह दोष निवारण की। और उसमें से कम 15-20 ब्राह्मणों ने मुझे पहचान लिया, यूट्यूब के माध्यम से सुनते होंगे, आकर के अपना नंबर दे दिया, कार्ड दे दिया कि गुरुदेव जैसे भी हो, कुछ भी हो आप बताना, हम कराते हैं, यहीं पर कराएंगे, सब चीज़ें होंगी। और जो भी बातचीतें उन्होंने मेरे से करी। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके ऊपर रेमेडी भी तभी प्रभावित होगी, उपाय का प्रभाव भी तभी सबसे ज्यादा आएगा कि आप वो उपाय, वो रेमेडी किस काल में कर रहे हो, क्योंकि काल का प्रभाव है सबसे अधिक। इस मृत्यु लोक के ऊपर हम रह रहे हैं और काल के अधीन होकर के हम सब कार्य करते हैं। अब आप पूजा करा रहे हो, आप अनुष्ठान करा रहे हो, अब उस अनुष्ठान में, उस पूजा में, उस सामूहिक यज्ञ के अंदर या अलग अलग वेदी मंडल के ऊपर अगर उसमें समय का ध्यान नहीं रखा गया, उसमें होरा का ध्यान नहीं रखा गया, उसमें अग्निवास का ध्यान नहीं रखा गया, उसमें चौगड़िया मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया, उसमें यह नहीं देखा गया कि अग्नि देवता उस समय है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव से भी हम दुष्प्रभावित होते हैं। ये यथार्थ सत्य है। आप किसी भी सिद्ध स्थान पर जाओगे, मैं मानता हूं कि सिद्ध स्थान पर अधिक प्रभाव मिलता है चीज़ों, बट कहीं ना कहीं एज एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि चेंज कौन करेगा? चेंज तो हम करेंगे, मंच पर आसीन सभी विद्वान गण करेंगे। जो बातें, जो सूत्र यहाँ मंच आप तक पहुँचाएगा, उन्हीं को तो आप आगे फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कल आपको भी इस मंच पर बैठना है। तो इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करो,
तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखो। आप खुद का देख लो ग्रह गोचर कैसा है, आप ये देख लो कि उस दिन का ग्रह गोचर कैसा है। अब चतुर्थ भाव से और दसम भाव तक ये दोष बन गया, बट ये हर लगन के अंदर अलग अलग फल देगा। अब अगर मैं लगन के हिसाब से डिटेल बताऊंगा और फिर मैं साथ में उनकी दृष्टियां काउंट करूंगा, राहु की पंचम, सप्तम और नवम, तो मैटर बहुत लंबा हो जाएगा। कम से कम 1 घंटे का मेरा लेक्चर हो जाएगा। जब मैं क्लास पढ़ाता हूं तो उसमें मैं इस चीज को बताता हूं, पर मैं केवल आपको लगन के अनुसार आगे बताऊंगा कि शंखपाल योग का प्रभाव कौन कौन सी लगन के अंदर अच्छा और बुरा देखा जा सकता है। आपके मिथुन लगन की कुंडली है, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध हो गया, आपके 4th हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है। ये आपके लिए नेगेटिव रोल काफी कम प्ले करेगा, क्योंकि 4th हाउस में बुध की राशि के अंदर बैठा हुआ है। ये कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट देगा। यही आपकी मकर लगन की कुंडली है। मैं मकर पे चला जाता हूं सीधा, तो क्या होगा, मेष राशि के अंदर राहु होगा। अब इस राशि में मंगल की राशि के अंदर होगा, तो ये मकर लगन में अच्छा फल नहीं देगा। इस कालसर्प दोष में आपको प्रभाव आएगा। और वहीं जहां ये मिथुन लगन थी तो उसका रिजल्ट बदल गया। यही आपकी कर्क लगन हो। अब कर्क लगन के हिसाब से आपका राहु चतुर्थ भाव में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, मित्र की राशि के अंदर बैठा हुआ है, बढ़िया बैठा है। यहाँ पर ये रिजल्ट आपको अच्छा दे देगा। और अगर यही मेष लगन हो तो ये चंद्रमा की राशि में बैठ करके, चंद्रमा के कारक स्थान में बैठ करके, कर्क राशि में बैठ करके यही आपको परेशान कर देगा, क्योंकि आपकी चेस्ट के ऊपर बैठा है। आपको 4th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। अभी तो केवल मैंने क्या बोला है, प्लस और माइनस, सिर्फ इतना बोला है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन ये क्या बना सकता है। अभी मैं प्रॉपर फल के ऊपर तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भूख लग रही है, मुझे पता है कि समय हो रहा है, मुझे पता है कि मैं समय से बंधा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मेरे को अपनी बात को शॉर्ट में कितने समय के अंदर रखना है, इसलिए मैं उस ट्रैक पर आपसे बात कर रहा हूँ। अगर यही आपकी तुला लगन हो तो शनि आपका चतुर्थ भाव में, शनि की राशि मकर आ जाती है, वहां पर राहु बैठा हुआ है, तो ये शंखपाल आपके लिए राजयोग ठीक रह सकता है। ये दोष आपके लिए योग के रूप में कार्य कर सकता है, ये मैं आपसे कहूंगा। यही आपकी हो वृषभ लगन तो क्या होगा, सिंह राशि के आपके 4th हाउस के अंदर सिंह राशि पड़ेगी, सूर्य की राशि पड़ेगी, राहु आकर के बैठेगा उस राशि के अंदर, तो इसी कालसर्प दोष के अंदर आपको परेशानी हो सकती है। यही आपके कुंभ लगन हो तो क्या होगा, वृषभ राशि के अंदर, यानी कि शुक्र के घर में राहु महाराज आकर के बैठ जाएंगे, तो इस शंखपाल कालसर्प दोष में ये योग के रूप में भी आपको फल दे सकता है। और यही आपकी हो सिंह लगन तो क्या होगा, तो वहां पर मंगल की राशि आ जाएगी चतुर्थ स्थान के अंदर, और मंगल के घर में राहु का गोचर हो जाएगा। बोलेगा ठीक है भैया, अब मैं तेरे ऊपर आकर के बैठा हूं, मैं 4th हाउस में आकर के बैठा हूं, तो 4th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हम देखते हैं उन सभी के ऊपर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव ज्यादा पड़ सकता है, जैसे 4th हाउस सुख साधनों का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, जमीन जायदाद का है, माँ के सुख का है, खेत खलियान का है, एग्रीकल्चर, सबसे मेन चीज जनता के प्यार का है, जनता का इसलिए इस घर से देखा जाता है। यही आपकी मीन लगन हो, गुरु की लगन हो, तो यहाँ पर 3 नंबर राशि पड़ेगी 4th हाउस के अंदर। बुध इस घर के अंदर बैठेगा, ये राहु इस घर के अंदर बैठेगा, कंपैरेटिवली रिजल्ट ठीक दे सकता है। ये दोष की जगह योग के रूप में रिजल्ट दे सकता है। और यही हो धनु लगन तो क्या होगा, तो ये 4th हाउस के अंदर मीन राशि पड़ेगी। अब यहां पर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो आप इस प्रकार से प्लस और माइनस, ये तो सिर्फ इतना आपने समझा। अब इसके आगे का विषय है कि उस भाव का स्वामी किस घर में बैठा है। अब कुंभ लगन है और 4th हाउस के अंदर स्वयं राशि का शुक्र बैठा हो, तो क्या हो गया, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। क्या हो गया, एक मानव नाम का महापुरुष राजयोग बन गया। अब यहां पर राहु उसके साथ में बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में ये आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। शुक्र राहु की युति में आप काफी आगे बढ़ सकते हो। फिर दृष्टियां, युतियां, देखना, दशा, अंतरदशा, बहुत सारी चीजों के फल को मिक्स करके
आप ये मूल्यांकन कर सकते हो कि भाई कैसा रहेगा। बट आपको इनिशियली किसी को जवाब देना, आपको इनिशियली ये रिसर्च करना है कि 12 राशियों में से ये 6 राशियों के लिए अच्छा दे रहा है, 6 राशियों के लिए बुरा दे रहा है, और इसका बुरा और अच्छा देने का जो व्यवहार है वो किस चीज के ऊपर आधारित है। वो केवल और केवल आधारित हुआ उसके मित्रता और शत्रुता के ऊपर। पर जैसा ऋषि पराशर जी कहते हैं कि ज्योतिष में नियम राउंड द क्लॉक, जो आज पढ़ाए वो कल अपग्रेड हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बहुत गहराई के साथ में चीज़ों को बहुत सोचने की आवश्यकता है। अपने कभी मत छोड़ना। मैं एडवोकेट था, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस करी 5 साल, और मेरे ग्रहों का प्रभाव है कि उन्होंने मेरे को वकालत से किधर लेकर के आया, एस्ट्रोलॉजी के अंदर लेकर के आया। लोग ये कहने लगे, बताओ अभी ये एस्ट्रोलॉजी करने लग गया, वकालत चले नहीं होगी। मेरी कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र का योग बना हुआ है। मेरी कुंभ लगन की कुंडली है, 4th हाउस में 2 ग्रह बैठे हैं। मेरे को चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र का बैठने का मतलब होता है जनता का प्यार मिलना। गुरु शुक्र ज्ञानी ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, आपकी कन्वेंसिंग पावर को बढ़ाते हैं। मेरे वाणी स्थान के ऊपर मंगल बैठा हुआ है 2nd हाउस के अंदर, मीन राशि के अंदर। यानी कि मैं जो बोलूंगा, ये मैं अपने लिए इस तरीके से नहीं बोल रहा, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ग्रह आपको कैसे लेकर के चलते हैं। कि आपके चतुर्थ भाव के गुरु शुक्र ने आपको न्याय कराने वाले, जस्टिस कराने वाले काम में जोड़ दिया, और फिर अब इसमें न्याय मूर्ति का रोल बड़ा जरूरी है। वो शनि है कि आपका शनि कैसा है, तो इसलिए लग्नेश कैसा है आपका। इसलिए दोस्तों, मूल भाव ये निकल के आता है कि हम सब ग्रहों के अधीन हैं। हमारा ज्योतिषीय परिवार बहुत छोटा है। हमारे को इस जातिवादी विचारधारा से ऊपर उठना होगा। अगर आपको इस जनता जनार्दन में, यहाँ जितने भी ज्योतिषी हमारे भाई बहन बैठे हैं, आपको ऐसा लगे कि ये बच्चा बहुत योग्य है, इस लड़के के अंदर बहुत काबिलियत है, ये अच्छा ज्योतिषी बनने लायक है, और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी को ये लगे, रविंद्र शर्मा जी को ये लगे, ब्रिजमोहन शेखड़ी जी को ये लगे, गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को ये लगे कि ये लड़का आगे ज्योतिष को अच्छा लेकर के जा सकता है आप लोगों के बीच में से, तो उसको सपोर्ट करो, उसको आगे लेकर के आओ, क्योंकि हम सब आपके वंशज हैं। आप सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा त्याग दिया। ब्रिजमोहन जी ने लाल किताब को आगे फैलाया, रविंद्र जी ने आगे फैलाया, गुरुदेव ने वैदिक पद्धति को, गुरुदेव डॉक्टर अक्षय शर्मा जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत आगे पहुंचाया, शास्त्रों के अनुरूप पहुंचाया। मैं डॉक्टर कैप्टन लेखराज शर्मा जी की बात से बड़ा प्रभावित हूँ, जो उन्होंने उस दिन बोली थी चंडीगढ़ में ज्योतिष प्रांगण में, आप ही के कार्यक्रम में बोली थी भाटिया जी, कि आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत आ गई है। उन्होंने बोला मैं नहीं मानता मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, मैं शास्त्रों की बात करता हूँ। शास्त्रों के अंदर कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मोबाइल की न्यूमरोलॉजी है? शास्त्र में कहीं भी वर्णित है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का? अगर नहीं है तो वो नहीं है। मेरे को वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अगर हम शास्त्रों को प्राथमिकता देते हुए इस ज्ञान को आगे लेकर के चलते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप बहुत आगे बढ़ोगे। जो करो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, शिद्दत से करो। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। आज 20 लाख YouTube फॉलोअर्स लेकर के मैं ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। आज 6 लाख लोगों को फेसबुक के माध्यम से डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से 2 लाख लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये सब तब संभव हो पाया है जब आप लोगों का प्यार मिला। इसलिए मंच पर बैठे हुए सभी हमारे देवतुल्य, हमारे जितने भी अतिथि गण हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, और आप और हम सब मिलकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः कहाँ सूर्य मोहन जी, इधर आओ। भाई मैं आपका हाथ खड़ा करके और मैं ये कहता हूं कि इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। वो इसलिए कि कल आए थे, रूम में बैठे थे, करीब 1-1.5 घंटे इनके साथ चर्चा हुई, और गुरुदेव ने एक ही चीज़ बोली, और मैं उस चीज़ को बड़ा मानता हूँ। अरे टेंशन मत लो यार, सब अच्छा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। विरोध तो होता रहेगा, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। अगर विरोध से मैं डरता तो आज मैं धर्मगुरु के तौर पर टीवी चैनल पर न बैठता। अगर मैं विरोध से डरता
तो आज इतना रिस्क मेरे को है, फिर भी मैं खुला घूमता हूँ, ऐसे ना घूमता पूरे हिंदुस्तान में। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और यही सूत्र आप लोगों को और यही सूत्र मैं सूर्य मोहन जी को बोलूँगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप अत्यंत वंदनीय पूजनीय माननीय साथी, ये मंच आपका धन्यवाद करता, स्वागत करता है कि आप अपना अमूल्य समय देकर हमारे जो सम्मेलन का जो उत्सव बढ़ाया, इसका मैं राव जी का, अक्षय जी का, शेखरी जी का, डॉक्टर चंद्रशेखर जी का, जितने भी मंच में बैठे हुए सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। और जो आए हुए ज्योतिषी हर प्रांत से, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आज ये खुशी का दिन है, ये जीवन का पहला सम्मेलन था, पर हमें डर बहुत लग रहा था कि पटियाला हमारे लिए दूसरा क्षेत्र पड़ता है, हम तो मोगा धर्मकोट से हैं। मुझे ये था कि यहाँ कोई आई या ना आई, ये मेरे लिए दूर क्षेत्र था, इसलिए मैं सभी ब्राह्मणों को हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। आगे ऐसे करते रहेंगे और इससे अच्छा करेंगे। हमारे साथ जो टीम के अम्बाला से परम आदरणीय और पूजनीय और वंदनीय, इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। साहू के किशोर जैन और उनके साथ संजीव अत्री जी और बहन मंजू शर्मा जी पटियाला से, तो इनका मैं जो ये व्यवस्था है और जो हमारी चेयरमैन डॉक्टर चारवी ठाकुर, जो व्यवस्था ये अम्बाला से साहू किशोर जैन की देन है। मैं तो इसी जगह एक मीटिंग रखी थी, भाई मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं तो डर गया, क्योंकि मेरे लिए बहुत फोन आने लगे, अरे कहाँ पटियाला में सम्मेलन होगा, आप कहाँ मोगा से यहाँ आएंगे। हमारे गुरुदेव जी अक्षय जी हमें पूरा, और हमारे परम आदरणीय धर्मगुरु डॉक्टर एस.एस. रावत जी, इन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। अगर 70 आपके सम्मेलन में 70 लोग आ गए तो आपका सम्मेलन क्या हिट हो गया। पर आज उस महाकाली की कृपा से, जैसे परम आदरणीय डॉक्टर एस.एस. रावत जी ने कहा था कि 150 है, तो मैंने काउंटिंग किया 165 लोग मैंने खुद गिने हैं। तो ये हमें गर्व की बात है कि पहले बार पटियाला के अंदर, ये हमारा क्षेत्र नहीं, यहाँ से हमें 4 घंटा दूर लगता है। अब साहू जी अम्बाला से, इनका भी क्षेत्र नहीं है, फिर ये कृपा किसकी नहीं, जो मंच पे बैठे हुए बिल्कुल महापुरुषों की हमारे ऊपर कृपा हुई और महाकाली की कृपा हुई, ये सम्मेलन आज इसीलिए हिट हो गया। ये महापुरुषों की हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा न बोलते हुए अब इसके बाद सभी लोग जो है भोजन की व्यवस्था है, आप लोग भोजन के लिए, और जो मुख्य दिल्ली से हमारे शेखरी जी भोजन के बाद बोलेंगे, और लाल किताब के रविंदर जी और 2-4 लोग वो लास्ट में अपने संबोधित करेंगे। अभी आप सभी लोग सत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप 35 से 40 मिनट का समय एक दिन के सम्मेलन के दौरान हम अधिक नहीं दे पाएंगे, इसमें भोजन प्राप्त करके आप शीघ्र यहाँ पे आएँ। मैं हृदय से संस्था की ओर से आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और सबसे अधिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एस.एस. रावत जी को। उनके ही निर्देश पे मैं 1600 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया हूँ और चारवी जी के निवेदन पर और गुरु जी के आदेश पर मैं इस मंच के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ, तो मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर सौरभ शर्मा जी हैं, उनका सम्मान होना सुनिश्चित है। कृपया सौरभ शर्मा जी, सौरभ जी प्लीज पधारें, आपका सम्मान है। और आप सभी से निवेदन है कि आप भोजन के लिए पधारें।